हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम द ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। प्लेग एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये एक तरीके का जूनोटिक डिजीज़ है। इसका जो वेक्टर है वो होता है फ्ली। ह्यूमंस को इन्फेक्ट हो सकता है फ्ली के बाइट करने से, या फिर किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में जाने से जिसको हो सकता है प्लेग होने के चांसेस हो, या हो सकता है प्लेग हो रखा हो, या फिर हमने किसी ऐसे पेशेंट को टच कर लिया जिसको प्लेग था और उसके कंटामिनेटेड जो फ्लूइड या मटेरियल से उनको टच कर लिया है, तो होने के चांसेस होते हैं। और अगर किसी को न्यूमोनिक प्लेग है तो हम लोग अगर उनकी ड्रॉपलेट्स मतलब इनहेल कर लेते हैं तो भी हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से प्लेग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेग एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है और ये ज़्यादातर सेप्टिसीमिक होता है, यानी कि इसका ये जो है, इसका जो बैक्टीरिया वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। इसकी फैटेलिटी रेट 30% है, और अगर इसे अनट्रीटेड ज़्यादा लंबे समय तक छोड़ दिया जा रहा है तो ये 100% हो जाती है। ज़्यादातर जिनको न्यूमोनिक प्लेग होता है उनकी डेथ हो जाती है अगर उन्हें जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो। हिस्टोरिकली प्लेग ने यूरोप में 50 मिलियन डेथ्स कॉज की थी। इसी वजह से इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। आज हम प्लेग को इजीली ट्रीट कर ले जाते हैं एंटीबायोटिक्स की मदद से, और कुछ स्टैंडर्ड प्रिवेंशन प्रोसीजर का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके साइंस सिम्टम्स क्या हैं? तो जिन लोगों को प्लेग होता है उन्हें एक्यूट फेब्राइल डिजीज हो जाता है, और ये ज़्यादातर इसमें आपको फीवर, चिल्स, हेड, बॉडी एक्स, वीकनेस, वॉमिटिंग एंड नोजिया देखने को मिलेगा। मतलब जब भी ये शुरुआत के स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, तो ये बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 7 days होगा, जिसमें आपको शुरुआत में आपको सिर्फ यही सिम्टम्स देखने को मिल रहे होंगे। टू टाइप्स के बेसिकली प्लेग होते हैं, एक ब्यूबोनिक और एक न्यूमोनिक। ब्यूबोनिक प्लेग मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्लेग है, और ये ज़्यादातर हमारी बॉडी में फ्ली से काटने की वजह से होता है। और जब फ्लीज हमें बाइट करती हैं तब यर्सीनिया पेस्टिस हमारे लिम्फ नोड्स में चला जाता है, और लिम्फ नोड में जाके ये एक ब्यूबो बनाता है, यानी कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ये जाके वहाँ पर डिवाइड हो रहा होता है और ब्यूबो जो होता है वो पस से फिल हो जाता है। और जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है वो, उसका जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग में होना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। लेकिन न्यूमोनिक प्लेग जो इसका सेकेंड टाइप है, ये एक लंग बेस्ड प्लेग है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 24 आवर्स ही है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें बैक्टीरिया के हमारी बॉडी में आने से लेकर हमारे बॉडी में डिजीज़ के सिम्टम दिखने तक के बीच के समय को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड न्यूमोनिक प्लेग का यूजुअली 24 आवर्स है। कोई भी पर्सन जिसको न्यूमोनिक प्लेग हो गया है वो किसी को भी डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो इसीलिए इन जिनको न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है हम लोग उन्हें आइसोलेट करके भी रख देते हैं, मतलब उन्हें कम से कम 7 दिनों तक तो आइसोलेशन में रखा जाता है पेशेंट्स को। प्लेग ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो ये क्योंकि ये एक एनिमल डिजीज़ है, तो प्लेग ज़्यादातर सारे कॉन्टिनेंट्स में ही पाया जाता है, सिर्फ ओशियानिया छोड़ के। ह्यूमन प्लेग होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन और जो एनिमल वेक्टर्स हैं इसके, उनके उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में कोएग्जिस्ट कर रही हो। प्लेग के एपिडेमिक्स ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में हो चुके हैं, लेकिन 1990 से सबसे ज़्यादा केसेस इसके अफ्रीका में पाए गए हैं। 3 मोस्ट एंडेमिक इसी कंट्रीज़ हैं: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मादागास्कर एंड पेरू। मादागास्कर में ब्यूबोनिक प्लेग ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लेग की अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो हम इसके लिए हम लोग ज़्यादातर सैंपल्स में हम लोग ब्यूबो, यानी कि इनका जो पस होता है जो लिम्फ नोड में कलेक्ट हो जाता है उसको ले सकते हैं। ब्लड और स्पूटम के सैंपल से हम लोग डायरेक्ट टेस्ट करके लैब में हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्लेग हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके लिए आजकल एक रैपिड डिपस्टिक टेस्ट भी आता है जो कि ज़्यादातर अफ्रीका और साउथ अमेरिका में WHO के सपोर्ट में यूज़ हो रहा है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स इसके जो हैं वो हैं, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है तो हम लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि आप एनिमल बाइट से थोड़ा सा बच के रहिए, और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत जाइए जिनको प्लेग होने के चांस है या फिर हो रखा है, और उनके जो वो कंटामिनेटेड जो कपड़े हैं या फिर उनका कोई मटेरियल है उससे डायरेक्ट टच मत होइए। वैक्सीनेशन, WHO इसके वैक्सीनेशन को सारे लोगों को रिकमेंड नहीं करती है, सबसे ज़्यादा सिर्फ उन्हें रिकमेंड करती है जिनको हाई रिस्क है, यानी कि लेबोरेटरी में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग दिन भर इसकी प्रेजेंस में रहते हैं उन लोगों को इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उन्हें वैक्सीनेशन का रिकमेंडेशन दे दिया जाता है।
प्लेग के आउटब्रेक्स को कैसे मैनेज करते हैं? तो अब आउटब्रेक्स को मैनेज करने के लिए हम लोग वो जो उसका सोर्स है उसको फाइंड कर सकते हैं और फिर स्टॉप कर सकते हैं इसके इन्फेक्शन को। हेल्थ वर्कर्स को हमें बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ही सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड एरियाज़ में जाते हैं, और या फिर लेबोरेटरी जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों को कंटेमिनेशन का खतरा ज़्यादा होता है, तो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट ट्रीटमेंट देना ये भी ज़रूरी होता है, मतलब कोई पेशेंट था, उसको हमने ट्रीटमेंट दी, क्या पता उसका डिजीज पूरी तरीके ठीक ना हुआ हो तो वो वापस आ जाएगा, और हो सकता है कि वो ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में भी कंटेमिनेट कर दें। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी ट्रीटमेंट हुई है वो प्रॉपर हुई है। आइसोलेट करके रख सकते हैं हम उन पेशेंट्स को जिनको न्यूमोनिक प्लेग है। सर्वेलेंस में रखते हैं हम लोग उन लोगों को जो कि न्यूमोनिक प्लेग वाले पेशेंट के कांटेक्ट में पहले आए थे। स्पेसिमेंस हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए, हम लोगों को एडवाइस देती रहनी चाहिए उन लोगों को कि आप लोग अपने हैंड को हमेशा वॉश करके रखें, और सेफ बरियल प्रैक्टिसेस को हम लोगों को इंश्योर करते रहना चाहिए हमेशा। सर्वेलेंस और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सर्वेलेंस के लिए हम लोगों को जगह जगह पर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बता सकें, और हम लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो फ्लीज का या फिर इसके जो बाकी एनिमल वेक्टर्स हैं उसके बिहेवियर को हम लोग जान सकें और फिर इन्वेस्टिगेट कर सकें, ताकि हम इस डिजीज़ के जो स्प्रेड है उसको बहुत ज़्यादा होने से रोक सकें। वहाँ पे हम लोग जो इन्फॉर्म्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कि मतलब जब आउटब्रेक अगर हो गया है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, उन लोगों को अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो लोग रैपिड रिस्पॉन्स दे पाएंगे, और इससे जो आउटब्रेक होगा वो बहुत बड़े रीजन में स्प्रेड होने से भी बच सकता है। डब्ल्यू क्या रिस्पॉन्स है? तो डब्ल्यू की एम है कि वो लोग प्लेग के आउटब्रेक को मेंटेन करना चाहते हैं सर्वेलेंस और सपोर्ट के थ्रू, और डब्ल्यू मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड सपोर्ट हेल्थ से भी मतलब हमेशा सपोर्ट मांगती रहती है ताकि वो लोग आउटब्रेक्स को फेस कर सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।